नमस्कार दोस्तों, मेरे नए ब्लॉग में एक बार फिर आपका स्वागत है। इस समय मैं केदारनाथ यात्रा पर आया हुआ हूं और मैं केदारनाथ यात्रा की संपूर्ण जानकारी आपको दूंगा कि यहाँ आपको कैसे पहुंचना है, कितना खर्चा आएगा, कहाँ रुकना है और यहाँ का मौसम कैसा है। यह सभी जानकारी आपको मिलेगी, तो कृपया वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो केदारनाथ जाने के लिए सबसे पहले आपको सोनप्रयाग जाना होगा। सोनप्रयाग पहुंचने के लिए आप चाहे तो दिल्ली से सीधा सोनप्रयाग पहुंच सकते हैं या आप चाहे तो ऋषिकेश से भी सोनप्रयाग जा सकते हैं। सोनप्रयाग पहुंचने के बाद आपको गौरीकुंड जाना होगा। तो यह जो बस स्टैंड है जहां पर हम अभी खड़े हुए हैं, यह सोनप्रयाग का बस स्टैंड है जहां से गौरीकुंड के लिए गाड़ियां मिलती हैं, लेकिन यहां से बड़ी गाड़ियां नहीं जाती हैं, ये छोटी छोटी गाड़ियां जाती हैं और यहाँ पर कोई लाइन वगैरह नहीं होती है। आपको जो गाड़ी पहले आ जाती है और आप सबसे पहले बैठ पाते हैं तो उसमें आप बैठ जाइए। तो इस तरह से ये 50 रुपीज लेते हैं। 50 रुपए देकर आप गौरीकुंड तक पहुंच जाएंगे और गौरीकुंड से उतरने के बाद आपको 3-4 किलोमीटर पैदल चलना होगा। फिर पैदल चलने के बाद आपकी चढ़ाई स्टार्ट होगी, लेकिन आप चाहें तो आपकी चॉइस है, आप घोड़े पर भी जा सकते हैं, पिट्ठू पर जा सकते हैं या पालकी पर जा सकते हैं। यदि आपने हेलीकॉप्टर पहले से बुक किया हुआ है तो आप हेलीकॉप्टर से भी जा सकते हैं। यह डिपेंड करता है कि आपके पास कितना समय है और कितना धन है। धन और पैसा जितना खर्च करेंगे आप उस हिसाब से पहुंच सकते हैं। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं घोड़े पर जाता हूं और मैं घोड़े पर बैठकर केदारनाथ यात्रा के लिए निकलता हूं। वैसे बताया जाता है कि दुनिया की 10 कठिन यात्राओं में से केदारनाथ यात्रा भी एक कठिन यात्रा है और बहुत ही रोमांचकारी भी है। साथ में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितनी भीड़ होती है। घोड़सवारी की भी बहुत भीड़ होती है। उसी रोड पर पैदल भी होते हैं, उसी पर पिट्ठू भी होते हैं, पालकी भी होती हैं। तो इस तरह यह बहुत कठिन कार्य होता है और यहाँ का मौसम इस तरह है कि कभी भी बरसात हो जाती है। तो आपको रेनकोट साथ में रखना होगा और गर्म कपड़े भी साथ में रखना होंगे, क्योंकि यहाँ ठंड भी बहुत पड़ती है। रात्रि में तो माइनस में टेम्परेचर चला जाता है। तो इस तरह से केदारनाथ की कठिन चढ़ाई करने के बाद आप जहां पहुंचते हैं वहां पर आपको घोड़सवार भी 3-4 किलोमीटर मंदिर से पहले ही उतार देते हैं। आपको मंदिर तक कोई भी लेकर नहीं जाता है। फिर वहां अलग से आप पिट्ठू करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो आपको पैदल ही जाना होगा। तो केदारनाथ यात्रा में बहुत ही आनंद प्राप्त होता है। यह यहाँ पर दुकानें लगी होती हैं, लोग यहाँ पर रुकने के लिए टेंट के लिए पूछते हैं। टेंट मिलते हैं 500 रुपीज पर नाइट और होटल्स भी हैं। फिर लेकिन आपको दर्शन करने के लिए पहले टोकन लेना होता है, तो यहाँ टोकन दिया जाता है। टोकन में डेट दी होती है, उसके अकॉर्डिंग आप दर्शन कर सकते हैं। दर्शन के लिए बहुत लंबी लंबी लाइन लगी होती है। आप सुबह लाइन में लगेंगे तो शायद आपको शाम को दर्शन हो पाए। यदि आप वीआईपी दर्शन कर रहे हैं तो उसको अकॉर्डिंग टू टाइम और भीड़ के हिसाब से पैसे पे करना होते हैं। मे बी 5500 या 2500 वह रेट उसी समय निश्चित होता है। तो यह केदारनाथ मंदिर का प्रांगण है। यहाँ पर लोग फोटोग्राफी कर रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं और यहाँ पर आपकी पहुँचने के बाद आपकी सारी थकान दूर हो जाती है। और वीआईपी लोगों से ज्यादा तकलीफ होती है। इससे आम आदमी इतना परेशान है कि हद से ज्यादा, क्योंकि 6 बजे लाइन लगे थे, 4 बज गए लेकिन अभी तक दर्शन नहीं हुआ। और भीड़ इतनी है बेनुमार के। यह पूरा मंदिर का दृश्य है। आप यहाँ पर सुबह शाम आरती होती है। मंदिर में सुबह 6 बजे आरती होती है और शाम को भी 6 से 7:30 के बीच आरती होती है। तो आप आरती में भी समय वहाँ का समय बदलता रहता है, क्योंकि यहाँ मौसम के हिसाब से समय बदलता रहता है। तो आप आरती के समय का पता करके आरती भी अटेंड कर सकते हैं। तो इस तरह केदारनाथ जाने के लिए आपको कुल खर्चा कम से कम पर पर्सन 6000 रुपीज लगेगा। यदि आप नॉर्मल ढंग से जाते हैं, सामान्य बस से और पैदल यात्रा करते हैं, पैदल यात्रा करने में वहाँ पे आपको 10 से 12 घंटे लग जाते हैं।
आपको इस तरह से केदारनाथ के दर्शन करने के बाद आप उसी रास्ते से फिर लौट सकते हैं, रात्रि में विश्राम करना होगा। इस तरह से यह 3 दिन की यात्रा होती है कम से कम। जय श्री केदारनाथ।